छत्तीसगढ़ में श्रेय की राजनीति जोर पकड़ रही है। छत्तीसगढ़ के 12 समुदायों को एसटी में शामिल करने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में श्रेय की होड़ है। कांग्रेस इसे अपने प्रयासों की सफलता बता रही है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 11 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रस्ताव भेजा था कि प्रदेश के इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। अब सीएम भूपेश बघेल इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया कि पिछले 15 साल से मात्रात्मक त्रुटि सुधरी नहीं। इसमें रमन सिंह मुख्यमंत्री थे और जब आखिरी बार भी उन्होंने चिट्ठी लिखी तब भी केंद्र में उनकी सरकार थी, तब भी वो नहीं सुधरा। सीएम भूपेश के आरोपों पर डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम से सवाल पूछा और कहा कि 60 से 65 साल कांग्रेस को राज करने का मौका मिला, इस पूरे दौरान ये गलती क्यों नहीं सुधारी गई। लेकिन आज जो निर्णय हुआ है वो बीजेपी के प्रयासों से हुआ है। भूपेश जी को मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, जिसका जवाब उनको देना चाहिए कि कांग्रेस के शासनकाल में 1947 से लेकर आज तक 75 साल के शासनकाल में 60-65 साल कांग्रेस को राज करने का मौका मिला, वो चाहे दिल्ली का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो या छत्तीसगढ़ के। इस पूरे दौरान ये हमारे जो 25 लाख अनुसूचित जनजाति के भाई लोग हैं, उनके मात्रात्मक त्रुटि को संशोधित करने का अवसर उनको नहीं मिला। वो भूल गए थे। अर्जुन मुंडा ने पहल की, उसके बाद ये इस स्टेज में आया कि कैबिनेट का डिसीजन हो गया और अब 25 लाख लोगों को इसकी सुविधा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 78,22,902 है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का करीब 1/3 जनसंख्या यानी लगभग 31% अनुसूचित जनजातियों की है। इसमें सर्वाधिक 72,31,082 ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस फैसले को अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। दोनों पार्टियां ये जान रही हैं कि आदिवासियों के समर्थन के बिना सत्ता में काबिज होना कठिन है और शायद यही वजह है कि श्रेय लेने की होड़ दोनों राजनीतिक दलों के बीच पड़ी है। रायपुर से कुलेश्वर पांडे। से आदिवासी राजनीतिक दलों के लिए वोट का जरिया रहे हैं। कभी वो कांग्रेस के हो जाते हैं तो कभी बीजेपी अपना बना लेती है। इन सब के बीच भले ही आदिवासी की सेहत और सूरत ना बदले, लेकिन राजनीतिक दल अपना चेहरा जरूर चमका रहे हैं। आज हम आदिवासी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केंद्र ने कल देश में कई राज्यों में अनुसूचित जनजाति का दायरा बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ को इससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। तकरीबन 12 जनजाति अनुसूचित जनजाति में शामिल की गई है। लेकिन जब से केंद्र ने अनुसूचित जनजाति का दायरा बढ़ाया है, छत्तीसगढ़ में मानो श्रेय लेने की लड़ाई सी छिड़ गई है। बीजेपी इसे अपनी जीत बता रही है तो कांग्रेस अपने दबाव का असर साबित करने में जुट गई है। आज तो बीजेपी ने 2 कदम आगे बढ़कर राज्यपाल तक का आभार जता दिया। इसलिए हमने आज का कार्यक्रम का नाम रखा है आदिवासी किसके। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। क्या बस्तर के आदिवासियों की सूरत बदल गई? क्या सरगुजा के आदिवासियों की सेहत सुधर गई? और सिर्फ सरगुजा या बस्तर की बात ही हम क्यों करें, छत्तीसगढ़ के क्या जनजातियों की सुध किसी राजनीतिक दल ने ली है? हम यह तमाम बातें सवाल के शक्ल में पूछ रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार श्रेय लेने की होड़ अपनी राजनीतिक वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश है या फिर आदिवासियों के वजूद को मजबूत करने की कवायद। इसलिए तो हम पूछ रहे हैं साहब, आखिरकार आदिवासी किसके। आज हम चर्चा इसी विषय पर करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शशि भगत जी, प्रदेश उपाध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ मौजूद हैं केदार कश्यप जी, पूर्व मंत्री हैं, आदिवासी इलाके का रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं केदार कश्यप साहब का। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं इनका। सबसे पहले मैं अजय चंद्राकर साहब के पास ही चाहता हूं। चंद्राकर साहब, ये एसटी में शामिल कर भी लें तो फायदा क्या? एसटी वर्ग के लोगों को क्या फायदा मिलेगा इससे? बीजेपी बता रही है उसका फायदा, कांग्रेस अपना फायदा बताने की कोशिश कर रही कि हमारे दबाव के असर के कारण हुआ, बीजेपी राज्यपाल तक पहुंच गई। जो एसटी में शामिल है, जो जनजातियां, आपको लगता है, दिल पर हाथ रख के बोलिए, उनको पता भी है उनके अधिकार क्या है, दायित्व क्या है? आज भी पीडीएस का चावल लेने के लिए चंद्राकर साहब 24-24 घंटे पैदल चलता है आदिवासी।
आज भी आप देख लीजिए, चाहे सरगुजा हो चाहे गरियाबंद हो, स्थिति आज भी नहीं सुधरी। आज भी गरियाबंद में मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। किडनी वाला जो आपको याद होगा, सरगुजा की स्थिति भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं बदली है। आज भी आदिवासी मारे जा रहे हैं, हालांकि संख्या जरूर कम हुई है, लेकिन उस आदिवासी की दशा और दिशा आज भी वही है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आदित्य जी, आपका प्रश्न ऐसा तृणमूल प्रश्न है जो इस समाज के लिए, जिस आदिवासी समाज के लिए आरक्षण की बात करते हैं, वो आरक्षण जो है वो बीमारी का इलाज नहीं है, वह दर्द की दवा है। संविधान के आर्टिकल 15 या फिर 16, जिसमें यह कहा गया कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इन तीनों पक्षों की बात होनी चाहिए। और इन तीनों पक्षों को लेते हुए जिस तरह से रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया, लेकिन हमारे देश में बहुत बौद्धिक चालाकी के साथ एक काम किया गया, वो था कि ये एमएलए लोगों के लिए, एमपी लोगों के लिए सिर्फ 10 साल का रिजर्वेशन था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। उसको ये लगातार बढ़ाते गए, लेकिन सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से ये जो पिछड़े हुए लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, ये जो जन समस्याओं के से रोज संघर्ष करने वाले लोग हैं, इनके लिए संविधान में जो प्रावधान किया गया है उसको सिर्फ गरीबी उन्मूलन के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए या गरीबोत्थान के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। लेकिन भारत में अभी ये आरक्षण की राजनीति, कल ही सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस के ऊपर पैरवी प्रारंभ हुआ है, और दूसरे तरफ यहां बात आ रही कि जाति जनगणना होनी चाहिए। तो तीसरी बात यह आ रही है कि केंद्र सरकार के कैबिनेट में इसे पारित किया गया, यह स्वागत योग्य है, और यह कहा गया कि यह टंकन की त्रुटि थी। तो इसमें महामहिम, चाहे मुख्यमंत्री जी या फिर विरोधी पार्टी बीजेपी या फिर केंद्र में मोदी जी की सरकार, इन सभी को बधाई है, और ये सभी अपने जनप्रतिनिधि होने के दायित्व का निर्वाह किए। अब श्रेय लेने की बात है तो ये इन सब का अपना अपना दृष्टिकोण है। लेकिन यहां पर मूल बात यह आ रही है कि बजट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अपना प्रथम अध्यक्षीय भाषण दिए थे राष्ट्रपति के रूप में, उसमें वो बोले थे कि इन सबके रिजर्वेशन के लिए उसी प्रावधान में बजट होना चाहिए। लगभग 8% आदिवासी समाज है, तो वर्तमान समय में कम से कम 32,000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान अगर केंद्रीय कैबिनेट में कर दिया जाता, तब हम मानते कि यह निर्णय और डायनामिक होता और फ्रूटफुल होता। ठीक, केदार कश्यप साहब, सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि पूरे बस्तर को रिप्रेजेंट करते हैं आप, स्कूल शिक्षा मंत्री आप रहे हैं और आदिवासियों के मामले को बहुत करीब से आपने देखा है। 15 साल सरकार थी कश्यप साहब, क्या किया आपने? सबसे पुराने छत्तीसगढ़ के जो लोग होते हैं वो हैं आदिवासी। आज भी छत्तीसगढ़ आदिवासी राज्य के रूप में जाना जाता है। कैबिनेट ने ही तो पास किया है, और आपकी सरकार केंद्र में भी 8 साल क्यों लग गए टंकन की त्रुटि दूर करने में? कश्यप साहब, 8 साल ऐसा नहीं लगता कि बहुत समय हो गया? इतना लंबा समय लगना नहीं चाहिए था? आप शायद जान नहीं रहे हैं कि 8 साल नहीं, 8 साल से पहले से ये प्रकट चल रहा था, और इस पे लगातार केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा था। तत्कालीन समय में जब वहां पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब आदिवासियों की चिंता नहीं की गई। ये पहली बार ऐसा हुआ कि 14 तारीख को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 राज्यों के अलग अलग जो हमारे समुदाय के लोग हैं और छत्तीसगढ़ के लगभग 12 कहते हैं जनजातीय समुदाय के लोगों को इसका लाभ देने की नीति से उन्होंने कैबिनेट में फैसला लिया। तो मुझे लगता है कि जो भी कहते हैं हमारे लोग हैं उनको इसका सीधा सीधा लाभ प्राप्त होगा। 2017 में हम लोगों ने यहाँ पर स्थानीय स्तर पर, क्योंकि ये जो हमारे समुदाय के लोग हैं इनके शब्दात्मक त्रुटियां और जो हमारे ध्वनात्मक त्रुटि है और मात्रात्मक त्रुटि है, उसके कारण से इनको लाभ नहीं मिल पाता। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे यदि हम गोंड लिखेंगे तो GOND होगा, लेकिन यदि गोंड लिखना है तो वो भी कहते हैं GOND होगा।
तो उसको पढ़ने वाला कैसे पढ़े, इसके लिए हम लोगों ने वहां पर इंग्लिश का उसको लागू करवाया और उसके कारण से 22 जनजातियों को सीधा सीधा उसका लाभ मिला, 5 अनुसूचित जाति के लोगों को उसका सीधा सीधा लाभ मिला। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस के सरकार में उस पूरे मामले को लेकर के लोग कोर्ट में गए और वहां पर जाकर के उसको स्टे लगवा दिया और इस सरकार में बैठे हुए लोग उस स्टे को वेकेट तक नहीं करा पाए। और अब ये लोग बात कर रहे हैं कि हम चलते हैं आदिवासियों के प्रस्ताव को यहाँ से भेजा यहाँ पर। मैं पूछना चाहता हूँ इनके सरकार में बैठे हुए लोगों से कि ये यदि वास्तव में संवेदनशील तो तब जब कहते हैं मनमोहन सिंह की सरकार थी तब कितने जनप्रतिनिधियों से इन लोगों ने मुलाकात की, कितने यहाँ पर समाज के लोगों को ले जाकर के वहां के डेलीगेशन को के माध्यम से उनको मुलाकात करवाया। इस बात की जानकारी इस पार्टी को देनी चाहिए। इस पार्टी ने हमारे आदिवासियों के साथ में विश्वासघात किया है। आज यदि हम बस्तर की बात करें, मैं आज बस्तर की बात करूं तो वहां पर मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने खोला, वहां पर एजुकेशन हब भारतीय जनता पार्टी ने खोला। कांग्रेस पार्टी ने किया क्या है वहां पर? आज मेडिकल कॉलेज हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, सारे बातों कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने वहां कार्य करके दिया। ठीक 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 ठीक। मेरे साथ शशि भगत जी जुड़े। शशि भगत जी, आप लोग एसटी में शामिल करवा लीजिए, जैसा कि कहा जा रहा है, आपके नेता कह रहे हैं कि हमने पत्र लिखा था उसके कारण शामिल हुई। दे क्या रहे हैं आप आदिवासियों को? आज भी पीडीएस का चावल लेने के लिए भगत साहब, आप तो खुद आदिवासी इलाके से हैं, 24-24 घंटे आदिवासी पैदल चलता है, पैदल चलकर वो पहुंचता है तब ले दे के उसको पीडीएस का चावल मैसर हो पाता है। एक वोट देने जब उसको आना पड़ता है भगत साहब तो 30-30 किलोमीटर वो पैदल चलता है। क्या दे रहे हैं हम? केवल उनका नाम शामिल हो जाएगा एसटी में तो क्या बहुत कुछ भला होने वाला है? उनका दिल पर हाथ रख के बोलेगा आप भी आदिवासी समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या केवल नाम शामिल करने से एसटी में उनकी जितनी भी दिक्कतें सब खत्म हो पाएगी? भगत साहब, मैं मूल रूप से तो पहले बधाई देता हूं उन सभी 12 जनजाति के लोग जो त्रुटिवश इसमें नहीं आ पाए थे। और सबसे पहली बात, मैं आदरणीय भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनके प्रयास से ये बात हुआ है। जैसा कि केदार कश्यप जी ने कहा, ताली भी उसी को होना चाहिए और गाली भी उसी को खाने का हकदार रहना चाहिए। जो काम करेगा उसकी वाहवाही भी होना चाहिए। जैसा कि उनने एक बात और कहा, किसी चैनल के माध्यम से भी उनने ये बात कहा है कि ये केवल चुनावी टाइप का काम करते हैं, तो चुनावी काम ये नहीं है। आप ये बात बताइए आदरणीय केदार कश्यप जी, आपने 3000 स्कूलों को बंद करके आदिवासी क्षेत्रों का शिक्षा विभाग में उसको मर्ज कर दिया। इसके गुनाहगार कौन है? इसके गुनाहगार सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी है। आप बोलते हैं, अच्छा आपकी बात को पहले बता दूं नामदेव जी, कहीं ऐसा किसी जगह हो सकता है, बाकी सब जगह राशन की व्यवस्था बहुत व्यवस्थित रूप से हो रही है। कोरोना काल में माननीय सीएम साहब, माननीय अमरजीत भगत जी ने भी कोरोना काल में आपूर्ति की और अभी तक ये आपूर्ति जारी है और अभी तक कुछ महीने तक फ्री में ये आपूर्ति जारी थी। और इसमें आदिवासियत के रहा सवाल आदिवासियत के नाम पे कि आदिवासी होने मात्र से इसका लाभ मिल जाता है या उसकी तरक्की हो जाती है, क्या ऐसा नहीं है। पहले भी देश की बुनियाद बनी, वैसा हमारे राज्य की बुनियाद बनी। आदिवासी लोग, ज़्यादातर लोग गरीब पिछड़े इलाके के लोग हैं, वनवासी वन क्षेत्रों में रहने वाले लोग, वनवासी ना कहा जाए, आदिवासी ही कहा जाए, वैसे लोग हैं। तो समय तो जरूर लगता है, इस तरह की स्थिति पैदा जरूर होती है समय समय पर कि किसी असुविधा से समय पर नहीं पहुंच पाते हो लोग। बाकी ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सभी को समानांतर रूप से राशन भी मिल रहा है और भविष्य में भी मिलेगा, ये आश्वस्त करता हूं मैं सरकार की तरफ से। चंद्राकर साहब, आज भी लगातार आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं और पहला सवाल तो यह है कि एसटी के लिए क्या पॉलिटिकल पार्टी क्यों इतने पीछे पड़ी है? क्या इसका बड़ा कारण यह है कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी की जमीन पूरी तरह से खिसक गई थी? बस्तर में केवल एक सीट, आपको बहुत अच्छे से याद है, सिर्फ एक सीट, वो भी दंतेवाड़ा की भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी, बाकी कोई भी सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं थी। 2018 में उपचुनाव के बाद तो वो भी चली गई। क्या यही कारण है? एक साल पहले ये निर्णय हो गया होता जाता शायद और अच्छा नहीं होता। अभी तमाम चीजें आ रही क्योंकि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां उसको चुनाव 2023 में माइलेज लेने की कोशिश करेंगी और पॉलिटिकल पार्टीज का एक काम भी है। यही निर्णय अगर और एक साल पहले आ जाता तो शायद और बेहतर स्थिति में होते। क्या सोचते हैं? बिल्कुल आदित्य जी, इसे काफी व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और जब भी इसका विश्लेषण करें तो राष्ट्रपति प्रत्याशी के रूप में द्रौपदी जी का जिस तरह से बीजेपी सिलेक्शन की,
उसी दिन से बीजेपी आदिवासी वर्ग के लिए जो फ्रूटफुल हो सकता है, फलदायक और कोई निर्णय लिया जा सकता है, वह काम करना आरंभ की। लेकिन यहाँ पर यह जो परिणाम आया है, इसमें हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी को भी निश्चित रूप से श्रेय देना पड़ेगा, धन्यवाद देना पड़ेगा कि वो आदिवासी समाज के लिए जिस तरह से वो संवाद की, विमर्श की, वो केंद्रीय गवर्नमेंट के मंत्रियों के साथ मिली, निश्चित रूप से वो उनको बधाई मिलना चाहिए। लेकिन मूल बात ये आ रही है आदित्य जी कि आदिवासी समाज में टोटल 66% लिटरेसी है। 66% लिटरेसी है, हम खुश हो सकते हैं, लेकिन स्नातक स्तर पर सिर्फ 4% बच्चे स्नातक हैं और पीजी में यह संख्या 1.8 है और नौकरी में 3.19%। तो हम जिस पैमाने पर रिजर्वेशन की बात करते हैं, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से अनुच्छेद 340 में ओबीसी आरक्षण के लिए जो शैक्षणिक शब्द की चर्चा की गई, उसको भी उस तरह से अगर ये सरकारें ध्यान दें तो शायद इस समुदाय का और अच्छा भला हो सकता है। और लेकिन बजट का भी प्रावधान रखना अनिवार्य है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें हैं, विपुल पैमाने पर बजट। तो मैं बार बार कहता हूं आदित्य जी कि आरक्षण को गरीबी उन्मूलन के रूप में नहीं देखना चाहिए। लोक कल्याणकारी कार्य में समस्त सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र की सरकारें गरीबी उन्मूलन के लिए तरह तरह का काम कर रही हैं, लेकिन संवैधानिक प्रावधान के अनुसार यह सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक न्याय, आर्थिक न्याय इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और ये बहुत काफी पीछे हैं, यह समुदाय पीछे है, और इनको आज भी घोड़ी में कोई चढ़ता है तो उनके साथ क्या बिहेव होता है, कोई किसी का घड़ा से पानी पी लेता है तो क्या बिहेव होता है, ये मानना पड़ेगा। और ये जो इविल है, ये बुराई है, इसके ऊपर भी जब तक काम नहीं करेंगे तब तक यह एक ज्वलन समस्या बनी रहेगी। केदार कश्यप साहब, एसटी की अगर सीटों की हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो आपको भी बहुत अच्छे से याद होगा 2018 में चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, पूरी तरह से नकार दिया था भारतीय जनता पार्टी को इसी आदिवासी वोट बैंक ने। तो क्या ये वोट बैंक को फिर से हासिल करने की कवायद है? कम से कम ये जनजातियां उसमें शामिल हो गई तो कहीं ना कहीं माइलेज मिलेगा 2023 के चुनाव में। कश्यप साहब, देखिए आदित्य जी, हारना जीतना एक प्रक्रिया है और यहाँ पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी भी चुनाव हार चुकी थी, लेकिन आदिवासियों के साथ में कौन खड़ा है? इससे पहले भी हम लोगों को अलग अलग तरीके से ताने मारते थे कि हम अल्पसंख्यक विरोधी हैं, हम एससी विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, हम आदिवासी विरोधी हैं। लेकिन सबका साथ सबका विकास किसने किया? किसने कहते हैं देश के सर्वोच्च पद तक कहते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे उनको किया, फिर दूसरे बार एससी समुदाय को किया, फिर तीसरी बार जब हमने आदिवासी समुदाय को करवाया तो इन्हीं लोगों ने उसका विरोध किया कि आदिवासी को कैसे हम राष्ट्रपति बनाएंगे। और राष्ट्रपति का सम्मान करना तो दूर की बात, इन्होंने राष्ट्रपति को अपमानित करने की कोशिश की, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहकर कहा इन लोगों ने, और आज उन लोगों ने इस बात के माफी तक नहीं मांगी। और ये लोग बात करते हैं, ये बात बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मात्रात्मक त्रुटि के नाम से ये आरक्षण को बंद कर दिया गया। अब उसको आप सुधारने का बरहम मत लगाइए। मेरे बात सुन लीजिए पहले। मात्रात्मक त्रुटि के नाम से आरक्षण को बंद करने वाले आप लोग हैं। मैं कराता ना, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है, आप पढ़ लीजिए पहले। दूसरी बात ये कि अभी शिक्षा के बारे में बताए थे, शिक्षा में निचले पायदान से हम लोग चढ़ रहे हैं। अब पहले पायदान से नहीं आ रहा है, निचले पायदान से आ रहा है, दूसरे तीसरे नंबर निचले से है। राशन की बात कर रहे थे ना, राशन में 1500 करोड़ इन लोगों ने काला पीला कर दिया, खा गए लोग। और ये लोग बात कर रहे हैं कि ये कहते हैं और हम गरीबों का कहते हैं कल्याण करेंगे। ये कहते हैं प्रधानमंत्री आवास, जो कहते हैं केंद्र सरकार ने जब 7 लाख से ऊपर प्रधानमंत्री आवास अब ऐसा है, 15 करोड़ खाने की बात आप साबित तो कर दीजिए। आप क्यों कहीं नहीं गए? विधानसभा में आपने एक बार भी क्वेश्चन उठाया क्या? विधानसभा में आपने एक सिंगल बार आवाज उठाया क्या कि 15 करोड़ नहीं 15 रुपया खा गए? क्या आपने विधानसभा में उठाया क्या एक भी कोई क्वेश्चन? 1500 करोड़ खा गए। आपने विधानसभा में एक भी कोई क्वेश्चन उठाया क्या? कांग्रेस के लोगों ने सीधा सीधा क्या खा गए, उनके कहते हैं 1500 करोड़ रुपए को। तो ये लोग तो बात करते हैं
आदिवासियों की चिंता करने वाले लोग, ये लोग आदिवासियों को डंडे से पिटवा रहे हैं। आप देख लीजिए, नारायणपुर में घटना हुई है पिछले कल से 3 तारीख को, वहां पर अप्रैल में हमारे आदिवासियों को मारा गया। वहां पर कल से कलेक्ट्रेट घेराव कर रहे थे, तो कलेक्ट्रेट घेराव 3000 स्कूल को बंद करने वाला जनाब आदिवासी निकलते हैं, घेराव कर रहा है, तो समझ लीजिए कि इनकी न्याय की स्थिति कैसी है। 3000 स्कूलों को बंद करने वाले ये बताइए। रेगड़गट्टा में हमारे 65 लोग मारे गए, आदिवासी मारे गए। रेगड़गट्टा हमारे प्रदेश में है, उसमें इनको जाने की फुर्सत नहीं है। ये तो भूपेश बघेल जी को भगवान बनाने में तुले हुए हैं। वहां पर बाढ़ आया हुआ है, डेंगू फैला हुआ है, वहां पर भगवान नहीं जा रहे हैं, तो भगवान को वहां भेजिएगा जरूर, ताकि वहां पर हमारे लोगों का कल्याण हो सके। सिलगेर में कल से गोलियां चल रही है, उस पर मैं पूछ लेता हूं, ये भगवान को भेजेंगे कि नहीं? कश्यप साहब जी, भगत साहब, आदिवासी क्षेत्र में सर्वे लगातार बता रहे हैं, चंद्राकर साहब ने पढ़ा होगा, मैंने भी काफी सर्वे में पढ़ा है कि आदिवासी क्षेत्रों में लगातार कांग्रेस का जनाधार कमजोर होते जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला भारतीय जनता पार्टी ने। तो बीजेपी के लिए क्या आपको ये लग रहा है कि ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, ये जनजातियों को शामिल करवाया गया है, इसमें आप भी श्रेय ले रहे हैं कि हमारे कारण शामिल हुई है, ये वो तो नहीं कहीं ना कहीं वोट बैंक खसक रहा है आपको? क्योंकि सर्वे साफ तौर पर बता रहे हैं सरगुजा और बस्तर दोनों जगह, क्योंकि दोनों जगहों को आपके पास 14 की 14 सीटें सरगुजा में आपके पास, बस्तर में 12 की 12 सीटें, ये जनाधार खसक रहा है। अब आदिवासियों का ये जो आदिवासी जनजाति जो शामिल की जा रही 12, कहीं ना कहीं लग रहा है आपको ये आपको वहां पर खोया हुआ जनाधार वापस दिलवा पाएंगे भगत साहब? केदार कश्यप जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की गाय को लोगों ने देख लिया, गाय लोगों ने दे दिया 15 लाख रुपए दे दिए, जल्दी खत्म करें जी। 15 लाख रुपए दे दिए, गाय को लोगों ने देख लिया। अब कुछ देखना बचा नहीं है, जो सुपड़ा साफ हो रखा था बरकरार रहेगा, कांग्रेस पार्टी उस पर काबिज रहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप आदरणीय राष्ट्रपति जी का हम सम्मान करते हैं। आप जैसा बोलते हैं ना कि ये राज्यपाल महोदय की वजह से हुआ है, ये प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है कि राज्यपाल महोदय अपनी तरफ से भेजेंगी, और उनने भेजा, ठीक है, कोई संविधान के नियम से बाहर नहीं किया उनने काम। ठीक है, तो देखिए 2023 का चुनाव में अभी लगभग 1.25 साल का समय है, लेकिन आदिवासी किसके, ये चुनौती और श्रेय लेने की राजनीति अभी से शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी भी बहुत अच्छे से जानती है कि 2018 में अगर सत्ता से बाहर हुए थे तो उसका सबसे बड़ा कारण था आदिवासी सीटें। कांग्रेस भी बहुत अच्छे से जानती है कि 2018 में सत्ता में काबिज हुए थे तो उसका भी सबसे बड़ा कारण था आदिवासी सीटें। तो ये आदिवासी सीटों पर दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी की नजर है। आदिवासी किसके साथ जाएगा इस पर हमारी भी नजर रहेगी। 2023 का चुनाव में अभी काफी दिन है, लेकिन अभी से यह तय माना जा रहा है कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां इस 29 सीटों के लिए अपने आप को यह साबित करने में जुड़ी कि ये 29 सीटों में जो आदिवासी हैं ये उनके ही हैं। आज की चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।